नमस्कार। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक केस टेकिंग पे। तो सर, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि केस टेकिंग मतलब लेते समय किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए और ये होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अलग है और इसका महत्व क्या है। तो सर, आप इस पे थोड़ा इसको बात को स्पष्ट करिए कि होम्योपैथिक केस टेकिंग कैसे लेनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर श्रेया। कहते हैं कि वेल केस डन हाफ क्योर। अगर आप अच्छे से केस टेकिंग कर लेते हैं तो आधा तो आप ठीक कर लेते हैं। देखिए, केस टेकिंग एक बहुत ही गूढ़ और गंभीर विषय है किसी भी चिकित्सक के लिए, किसी भी चिकित्सा पद्धति के लिए, और होम्योपैथी के लिए तो बहुत ही गूढ़तम है। उसका वजह है, होम्योपैथी में चूँकि जब हम केस टेकिंग शुरू करते हैं तो उसकी गहराई में जाना शुरू करते हैं, और केस टेकिंग ही वो माध्यम होता है जो रोगी होने का कारण, रोग की उत्पत्ति, रोग का मूल कारण, इन सभी बातों को वहाँ से हम नोट डाउन कर लेते हैं। केस टेकिंग करने के लिए कुछ प्रिपरेशंस हैं, जैसे चिकित्सक को बायस्ड नहीं होना चाहिए। होम्योपैथी की भाषा में कहते हैं कि द फिजिशियन शुड मस्ट बी अनप्रिजुडिस्ड ऑब्जर्वर, यानी कि पहले से दिमाग में कुछ भी बात नहीं होनी चाहिए। एकदम क्लीन माइंड से और बड़े शांत भाव से केस टेकिंग होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, केस टेकिंग करते समय चिकित्सक को इतना शांत और लिबरल होना चाहिए, इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि रोगी को ये लगे कि जैसे हम अपने किसी बड़े भाई या हम अपने किसी गार्जियन के साथ बात कर रहे हैं। ये दूसरी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप रोगी को एकदम फ्री फ्रॉम नहीं करेंगे, बहुत इजी नहीं करेंगे, तब तक वो अपनी दिल की बात और अपनी तमाम सारे भय को बिना त्यागे वह कुछ कह ही नहीं पाए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगली कड़ी में आपको इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि कभी भी पेशेंट से लीडिंग क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रश्न कभी नहीं करना चाहिए जिसका जवाब रोगी हाँ या ना में दे। और तीसरा, रोगी को इतना विश्वास में लेना चाहिए कि रोगी को अपना कुछ भी पर्सनल भी शेयर करते समय उसको थोड़ा भी भय न लगे कि अगर हम कोई चीज़ शेयर करते हैं तो यहाँ से लीक आउट हो जाएगा, जो हमारे कैरेक्टर से लेके हर चीज़ों पे एक धब्बा के रूप में काम करेगा। तो ये आपको कॉन्फिडेंस देना ही होगा, और वो आप अपने व्यवहार, अपनी भाषा और अपने कर्तृत्व से आप अपने रोगी को दे सकते हैं। रोगी से यथासंभव जो उसका मदर टंग हो उसमें बात करना चाहिए, जिससे कि रोगी अपने आप को बहुत ही सहज और कंफर्ट फील करे। अब आपको शुरुआत करना चाहिए। सबसे पहले रोगी का नाम, उसकी आयु, उसका सेक्स, उसका पेशा, फिर उसका पता। इतनी ही चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ रहस्य उजागर हो जाता है। इसके साथ रोगी के शरीर की बनावट, शरीर का रंग, आँखों की बनावट, आँखों का रंग, चेहरे की बनावट, किस तरह का चेहरा है, उसके बालों के रंग और उसके बैठने के तौर तरीके, उसके बात करने का तौर तरीका, उसका एग्रेशन, उसकी मनोस्थिति,
ये सारी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी होती हैं और इन चीज़ों से इससे कई एक बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि आयु के हिसाब से वो स्पष्ट हो जाता है, नाम के हिसाब से धर्म का स्पष्ट हो जाता है, धर्म के बाद भी वर्ड तक को ज्ञात कर लेने से, क्योंकि भोजन, रहन सहन और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी धर्म और जाति के आधार पर भी निर्धारित करती है। अब आगे के क्रम में सबसे पहली शुरुआत, जब इतना सारा कुछ आप नोट कर लेते हैं और ऑब्जर्व कर लेते हैं, तब उसके बाद उसका प्रेजेंट कंप्लेन यानी वर्तमान में रोगी को क्या क्या समस्या है उसके बारे में लिखना चाहिए और प्रयास यही करना चाहिए कि रोगी निश्चल निर्भय हो करके अपनी बातों को आपके समक्ष रख सके। जैसे जैसे वर्तमान कंप्लेन पूरा होने के बाद अब आगे के क्रम में और भी कुछ है और कुछ ऐसे करके आप रोगी से उसको उसके मन की बात को उजागर करते चले जाते हैं एवं और भी चीज़ें हम पूछते जाते हैं। उसके बाद जब पूर्व में भी अगर कोई परेशानी हुई हो या और भी कुछ ऐसा बीमारी हो जो बताना चाहिए, कुछ ऐसी आदतें हों जो बतानी चाहिए, इन सब चीज़ों को स्पष्ट होने के बाद अब आप अपने हिसाब से निरीक्षण करें, रोग क्या है, इस रोग का क्या क्या कारण हो सकता है। अब उसके आधार पे आप गहन निरीक्षण करें। बस निरीक्षण के समय ध्यान यही रहे कि आप लीडिंग क्वेश्चन कोई भी ऐसा न करें, उसका थर्मल रिलेशन, मोडालिटी, रोग की अवधि और सारी चीज़ें जिसका पेशेंट हाँ या ना में जवाब दे, ऐसा प्रश्न नहीं करना है। आपको ऐसा प्रश्न करना है कि जिसका रोगी अपने से अपनी भाषा में और सही से वो उत्तर दे सके। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके उसका भूख, उसका प्यास, उसका पसंद, उसका नापसंद, क्या चीज़ खाने में ज़्यादा, किस तरह का भोजन पसंद करता है, मीठा नमक खट्टे में क्या पसंद करता है, तीखा चरपरा स्पाइसी फूड पसंद करता है या सादा भोजन पसंद करता है, गरम खाना पसंद करता है या ठंडा करके खाना पसंद करता है, पानी कैसा पसंद करता है, प्यास कैसी लगती है, मुंह सूखता है नहीं सूखता है, जिह्वा का निरीक्षण, दांत का निरीक्षण, स्किन नाखून का निरीक्षण, बालों का निरीक्षण, इसके बाद स्टूल शौच की स्थिति कैसी है, यूरिन की स्थिति कैसी है, स्किन से संबंधित कोई परेशानी, थर्मल रिलेशन में उसे ठंड कैसी लगती है, कम लगती है, ज़्यादा लगती है, गर्मी के बारे में या दोनों लगती है, पेशेंट हॉट है या चिल है। ये अब उस कंप्लेन के साथ साथ ये सारी बातें और हमको एक कॉपी में लिपिबद्ध कर लेते हैं और उसके आधार पर उसका मेंटल और ड्रीम के बारे में, मानसिक स्थिति के बारे में, नेचर कैसा है उसके बारे में, पसंद नापसंद के बारे में सभी चीज़ें हम पूछ लेते हैं। इसके बाद फैमिली हिस्ट्री, मैटरनल और पैटर्नल यानी पिता पक्ष और माता पक्ष, ननिहाल से लेके अन्य सारे, ये सारे रिलेशंस, तब जा कर के हमारा एक केस टेकिंग अच्छे से पूर्ण होता है। धन्यवाद। तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या केस टेकिंग करते समय जेंडर और उम्र के हिसाब से केस टेकिंग अलग अलग आधार पे की जाती है? तो सर इसको स्पष्ट करें। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न रहा। दरअसल
केस टेकिंग करते समय इन बातों को ध्यान रखना होता है। जैसे पीडियाट्रिक केस टेकिंग, जब हम बच्चों का केस टेकिंग करते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्टिव सिम्टम कम, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ पे डॉक्टर का एक्सपीरियंस और उसके काम करने का तरीका ये बहुत मायने रखता है। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एज, जैसे बच्चों में पीडियाट्रिक केस टेकिंग करते हैं जिसका टोटल पैटर्न और सब कुछ ही अलग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार एडोलेसेंट एज, किशोरवय अवस्था में उसके हिसाब से हम केस टेकिंग करते हैं, जहाँ पे स्ट्रगलिंग, मेंटल स्ट्रेस, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि और उसकी आर्थिक स्थिति और फिर एजुकेशन कैसा है, एजुकेशन की स्थिति, ये बहुत मायने रखती है। तो इसको हमको प्रायोरिटी बेस पर रख करके किशोरवय अवस्था में, जहाँ पे जॉब का टेंशन होता है, लाइफ सेटलमेंट का टेंशन होता है, मैरिज कंसर्न टेंशन होता है, तो इसको प्रायोरिटी में रख करके हमको वहाँ पे केस टेकिंग करनी होती है। ठीक इसी प्रकार प्रौढ़ अवस्था, जब युवावस्था होता है और उसमें लाइफ स्टाइल से लेकर के कैसे कल्चर और क्लाइमेट में व्यक्ति रहता है, अब उसके हिसाब से उसके जीवन पे प्रभाव पड़ता है, फिर उसको ध्यान में रख करके और उसके हिसाब से हमको केस टेकिंग करनी होती है। ठीक कमोबेश वही स्थिति वृद्धावस्था की होती है, जिसको आजकल तो एक अलग ही ब्रांच आ रहा है, जेरिएट्रिक फैकल्टी। हमको जेरिएट्रिक केस टेकिंग करनी होती है, यानी कि वृद्धावस्था में क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, जैसे मांसपेशियों का कड़ा होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, पोरस होना, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, वहाँ स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस, बैकएक के केसेस, डाइजेशन से रिलेटेड केसेस, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वैसे में इम्यून सिस्टम, यानी कहीं न कहीं वीकनेस और तमाम सारी चीज़ें होती हैं, प्लस मसल्स, आर्टरीज एथेरोस्क्लेरोज्ड होने लगती हैं। अभी आजकल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखा जा रहा है कि जो मतलब विद द एजिंग प्रॉब्लम ब्रेन जो है इस्चेमिक होने लगता है, फॉरगेटफुलनेस, ब्रेन फैग, फटीग, ईची फटीग, ये कंडीशंस आ जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन की स्थिति बहुत प्रोमिनेंट और बृहद रूप में आ जाती है। तो प्लस डोमेस्टिक सिचुएशन कैसा है परिवार में, आजकल जो एकल कल्चर जो आ रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा तिरस्कृत हमारे बुज़ुर्ग ही हो रहे हैं। तो इन बातों को भी ध्यान में रख के हम प्रॉपर केस टेकिंग करते हैं, उनका केस टेकिंग का टोटल पैटर्न अलग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार गायनकोलॉजिकल और ऑब्स्टेटिकल केस टेकिंग, गायनकोलॉजी की जो केस टेकिंग होती है उसमें तमाम सारी चीज़ें, चूँकि कुछ ही चीज़ होती है जो कॉमन होती है, जिसे हम जनरलिटीज़ कहते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत सारा कुछ ऐड ऑन हो जाता है। तो गायनकोलॉजिकल केस टेकिंग भी हमारी अलग हो जाती है। ऑब्स्टेटिकल केस टेकिंग में मतलब कंसर्निंग कंसीविंग टू सब इन्वोल्यूशन पीरियड तक का हमको लेके चलना होता है, तो वहाँ की केस टेकिंग अलग हो जाती है, और वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम प्रॉपर केस टेकिंग करते हैं। और उसमें सब जगह मूल में एक ही बात होती है कि हमें बायस नहीं होना है, हमें बहुत ही क्लीन और फ्रेंडली रिलेशन हमेशा हमको रखना होगा हमारे पेशेंट के साथ, जिससे कि वो बहुत इजी वे में और यूज टू हो करके हमें कोऑपरेट करे। और जितना अच्छा केस टेकिंग होगा, क्योंकि केस टेकिंग को भी
हम देखेंगे तो बहुत कुछ इस बात पे निर्भर होता है कि आपके पास मैट्रिया मेडिका का कितना अच्छा नॉलेज है, आपके पास होम्योपैथिक फिलॉसफी जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है उसका कितना अच्छा नॉलेज है, फार्मेसी का आपके पास कितना अच्छा नॉलेज है, जो एलाइड साइंस है उसका कितना अच्छा नॉलेज है। क्योंकि जितना आपका अच्छा डेप्थ होगा उसके आधार पे आपकी केस टेकिंग उतनी ही फाइन, शार्प और अच्छी होगी। तो इन सब बातों को हमें ध्यान रखना होता है। एम.एल. धावले की जो बुक है जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि केस टेकिंग हमेशा ट्रांसवर्स सेक्शन से लेके लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में होना चाहिए, यानी कि वर्तमान में सराउंडिंग में जितनी सारी चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम राइट डाउन कर लेते हैं। अब उसके बाद हम ऑपरेशनल शुरू होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यानी कि रूट को कितना डीप में गया हुआ है, तो वो डीप मतलब रूट के एंड तक हम उसको ऑपरेट करते चले जाते हैं और उनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को कलेक्ट करते चले जाते हैं। क्योंकि हमारा जितना शार्प और फाइन केस टेकिंग होगा उतना ही अच्छा हमारा मेडिसिन का मोस्ट मिनिमम रेमेडी का हम सिलेक्शन कर पाएंगे और हम एक अच्छी केस टेकिंग दे पाएंगे। आज का वीडियो अब यहीं समाप्त होता है और मेरा एक छोटा सा प्रयास है और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कृपया हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।